वो जो है ना उन लोगों ने घरों से लोगों को उठाकर ट्रकों में भरा, ले जाके हिंडन नदी के किनारे उनको गोलियां मार दी गई, लाशें जो है ना पूरा नदी में बहा दी गई। सीएम इब्राहिम जैसा आदमी इस नेशनल लेवल का लीडर बनता है, जेडीएस से बनता है, ठीक है। रोशन बेग साहब यहाँ से बनते हैं, ठीक है। ज़मीर अहमद ख़ान यहाँ से बनते हैं। मेराजुद्दीन पटेल साहब जी स्टेट प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। तो सारी हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए, हमारी ये मुसलमानों से मोहब्बत कोई नई नहीं है। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया नेटवर्क अवाम की आवाज़। आज हमारे साथ मुलाकात के लिए एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो जेडीएस कर्नाटका के लिए बहुत बड़ा नाम है। जेडीएस स्टेट लीडर, बहुत बड़े जेडीएस के लीडर हैं, कद्दावर लीडर माने जाते हैं और अपनी ज़ुबान और अपने अल्फाज के बलबूते पे जाने जाते हैं सारे कर्नाटक में। किस तरह से उन्होंने जेडीएस को रिप्रेजेंट किया है, जेडीएस पे जितने बार भी इल्ज़ामात लगे, जितने बार भी अटैक किए गए, आपने भरपूर डिफेंड किया और अपनी इंटेलेक्चुअलिटी के लिए ही जाने जाते हैं। तो आज हमारे साथ हैं जेडीएस स्टेट लीडर असदुद्दीन साहब। सर, मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इंटरव्यू को स्टार्ट इस तरह से करेंगे कि कर्नाटका में बीजेपी गवर्नमेंट है, बसवा कल्याण, बीदर बसवा कल्याण ले लीजिए, यहाँ पे बीजेपी एमएलए है। बीजेपी के जिस तरह के इश्यूज़ हो रहे हैं, जिस तरह की कंट्रोवर्सीज हो रही हैं कर्नाटक में, आपको क्या लगता है कि माइनॉरिटीज़, दलित बीजेपी से कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, नहीं हैं? कर्नाटका की जनता किस तरह का रुझान रखती है बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में, और आप ऐसे जेडीएस लीडर क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, स्टेट लेवल पर हो या नेशनल लेवल पर, बीजेपी का शुरू से जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और ख़ास तौर पे 2014 से वो रिकॉर्ड यही रहा है। आज जो सिचुएशन है, नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाना और विकास से हटकर डिविजन्स क्रिएट करने वाले वो सारे काम, वो सारे इश्यूज़ ये जो ये क्रिएट करते आए हैं 2014 से, यही होता आ रहा है और आज भी यही हो रहा है। इसके अलावा किसी और तरह की उम्मीद आप उनसे रख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के फ्रंट पर ज़ीरो है, फॉरेन पॉलिसी के इशू पर ज़ीरो है। आज पड़ोस में हमारे तकरीबन देश, पड़ोसी जितने देश हैं, किसी से हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, ठीक है। तो इनकी एक पॉलिसी है और डिविजन्स क्रिएट करना, हेट मॉन्गरिंग करना, नफ़रत पैदा करना, देश को जोड़ने की इनकी मानसिकता तो है नहीं। तो सारे नेशनल लेवल पे यही कर रहे हैं, यहाँ पर भी यही करते आ रहे हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अभी जो कंट्रोवर्सीज हुई हाल ही में, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हिजाब कंट्रोवर्सी ले लीजिए, जो पूरी दुनिया में जिसके ऊपर चर्चा की गई। उसके बाद नेक्स्ट आई कश्मीर फाइल्स, इस पर भी चर्चा की गई। आपको क्या लगता है, वो हिजाब वर्डिक्ट जो आया हिजाब को लेकर, कश्मीर फाइल्स को लेकर जिस तरह से एक हवा बनाया जा रहा है लोगों के बीच में, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, इसे किस हद तक पॉजिटिविटी में लेंगे, नेगेटिविटी में लेंगे, कहाँ के? किसी एंगल से आप इसको पॉजिटिविटी में नहीं ले सकते हो, किसी एंगल से नहीं ले सकते। बीजेपी के हर काम जस्ट निगेटिविटी पैदा करने वाले होते हैं। अब जैसे हिजाब का मामला आपने बताया, हिजाब का मामला कोई मामला ही नहीं है, कोई मामला ही नहीं है। अब जैसे कुछ दिन पहले हमारे लीडर कुमार स्वामी साहब ने एक बात कही कि दुपट्टा ओढ़नी होती है, जिसको कुछ लोग इस तरह से बांध लेते हैं, कुछ लोग जो है ना अपना सीना ढांकते हैं, कुछ लोग इसे सर पे बांध लेते हैं, ठीक है। तो ये कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर इन लोगों को जो है ना करना ये होता है बीजेपी को कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करना है। अब उसके लिए उन्होंने इस तरह से प्रोजेक्ट किया हिजाब के इशू को कि ये बहुत बड़ा जो है ना एक क्राइम है, ये हमारी सभ्यता के ख़िलाफ़ है, जबकि हिंदुस्तान की सभ्यता में औरतें हया जो करती हैं, घूंघट ओढ़ना वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह से प्रोजेक्ट किया, ये हमारी संस्कृति के ख़िलाफ़ है, दे आर डूइंग समथिंग क्रिमिनल। इस तरह से इन लोगों ने जो है ना प्रोजेक्ट किया था। अब दूसरा ये मामला रहा कश्मीर फाइल्स। अब नेशनल लेवल पे कश्मीर फाइल्स की जो आप बात कर रहे हैं, ये दरअसल एक बहुत ही बड़ी साजिश है। एक एजेंडे के तहत इन लोगों को काम ये करना है कि पूरे देशवासियों के सामने एक एनिमी, एक दुश्मन क्रिएट करो। दुश्मन बोल के एक फिगर होनी चाहिए। तो अब वो कौन हो सकता है दुश्मन? मुसलमान। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1990 में जो हुआ, जो कश्मीरी पंडित का एक्सोडस हुआ, ये बहुत ही निंदनीय था। और जिस तरह के हालात वहाँ पर हुए, जिस तरह से कश्मीरी हमारे पंडित भाइयों ने जो है ना अपना, उनका कत्ल हुआ, कुछ 89-90 लोगों का कत्ल हुआ, उसके बाद लाखों लोग वहाँ से जो है ना अपना घर बार छोड़कर पलायन कर गए थे वहाँ पर। ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अफसोसनाक है
लेकिन भारत देश की तारीख में क्या यही एक वाक़या निंदनीय था, अफसोसनाक था? अच्छा जी। क्या सिर्फ पलायन सिर्फ कश्मीरी पंडितों का हुआ? हमें पूरी जो है ना उनके साथ सहानुभूति होनी चाहिए, हमदर्दी होनी चाहिए, जो हुआ गलत हुआ। लेकिन क्या सिर्फ यही एक सिंगल वाक़या है पलायन का? नहीं, इस तरह कई वाक़यात हुए हैं, कई कम्युनिटीज़ के साथ हुए हैं। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है। देखिए, ये लोग उस वाक़ये को प्रोपेगेंडे के ज़रिए यूज़ करके एक सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और इस तरह और भी कई फाइल्स बन सकती हैं, जिस तरह आजकल सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि अपना गुजरात फाइल्स हो सकती हैं, डिमोनेटाइजेशन की फाइल्स हो सकती हैं। दिल्ली में जो 1983 में मैसेकर हुआ था, हज़ारों लोगों का मैसेकर हुआ, वो फाइल्स हो सकती हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि जब कश्मीर फाइल्स बनाई जा सकती है तो ये फाइल्स क्यों नहीं बनाई जाए? ये फाइल्स भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन मेरा स्ट्रेस इस पर नहीं है कि ये बननी चाहिए, नहीं। वक्त के साथ साथ ज़ख़म भरने लगते हैं, उन ज़ख़्मों को कुरेदा नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, दिल्ली का जो था, हाशिमपुरा का जो था, बल्कि एक इंसिडेंट पे तो पीएसी उत्तर प्रदेश की, वो जो है ना उन लोगों ने घरों से लोगों को उठाकर ट्रकों में भरा, ले जाके हिंडन नदी के किनारे उनको गोलियां मार दी गई, लाशें जो है ना पूरा नदी में बहा दी गई। क्या उन ज़ख्मों को आज कुरेदने की ज़रूरत है? नहीं। एक रिस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट होती है वो समाज में डिविजन्स को क्रिएट नहीं करती है, बल्कि अगर कोई डिविजन्स है उन डिविजन्स को पाटने का काम करती है। और ये अपने आप को देशभक्त बोलते हैं, ये किसी एंगल से देशभक्ति का काम नहीं है, ये देश को तोड़ने वाला काम है, जो नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं जेडीएस कर्नाटका की। जी। एक मेरे मन में सवाल है, फिर अवाम के बीच में जो एक सवाल उठ रहा है जेडीएस कर्नाटका को लेके, स्टेट को लेके, कि 2020 में 21 में 20 में शायद बसोगेलन बाई इलेक्शन हुआ जी। उस वक्त और एक जगह भी इलेक्शन था जी, बाई इलेक्शन का जी। फिर कुछ महीने पहले और एक बाई इलेक्शन हुआ। 3 बाई इलेक्शन हुए पिछले 1.5 साल में, 1 साल में जी। जेडीएस ने तीनों जगह मुस्लिम कैंडिडेट ठहरा किया। जी। जहाँ तक अवाम को समझ आ रहा है, सोशल मीडिया पे बात हो रही है कि जेडीएस जानबूझकर बाई इलेक्शंस में मुसलमानों को इसलिए दे रही है टिकट, क्योंकि जनरल इलेक्शन में अपना हाथ धो सके कि हमने तो दे दिया था, अब हम नहीं देंगे। क्या इस तरह का कोई मसला है? देखिए, इल्ज़ाम लगाने के लिए कुछ भी लगाया जा सकता है। इल्ज़ाम ये भी लगाया जा सकता है कि जेडीएस सिर्फ बाई इलेक्शन में टिकट दे रही है, या फिर इल्ज़ाम ये लगाया जा सकता है कि जेडीएस किसी और पार्टी से आए हुए कैंडिडेट को टिकट दे रही है। इल्ज़ाम लगाने में कुछ भी लगाया जा सकता है, लेकिन हमारी पार्टी की एक पॉलिसी थी। हम लोग जो है ना मुस्लिम लीडरशिप, जैसे हमने लिंगायत लीडर्स क्रिएट किए हैं, वो कलीगा लीडर्स क्रिएट किए हैं, उसी तरह से एक मुस्लिम लीडरशिप की चूँकि कमी है, मुस्लिम लीडरशिप बिल्डअप की जाए, इस नेक नियति के साथ हमने कोशिश की थी। मोहब्बत अभी क्यों शुरू हुई जेडीएस को? पहले तो कभी टिकट नहीं मिला मुसलमानों को। बिदर डिस्ट्रिक्ट से किसी मुस्लिम जुल्फ़िकार हाशमी साहब को मिला था, बसोगल्लान से कभी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। अचानक से जेडीएस को मुसलमानों के लिए इतनी मोहब्बत कहाँ जाग गई 1 साल में, वो भी सिर्फ बाई इलेक्शन में? ये देखिए, जेडीएस की मुसलमानों से मोहब्बत, सीएम इब्राहिम जैसा आदमी इस नेशनल लेवल का लीडर बनता है, जेडीएस से बनता है, ठीक है। रोशन बेग साहब यहाँ से बनते हैं, ठीक है। ज़मीर अहमद ख़ान यहाँ से बनते हैं, मेराजुद्दीन पटेल साहब जी स्टेट प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। तो सारी हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए, हमारी ये मुसलमानों से मोहब्बत कोई नई नहीं है। कुछ दिन इंतज़ार कीजिए और कई बड़े बड़े मुस्लिम नाम हमारी पार्टी में आएंगे, जुड़ेंगे। आप कह रहे हैं जुड़ेंगे, काफ़ी आएंगे। आप जुड़ने की बात कर रहे हैं तो मैं आता हूँ बिदर पे। जी। बिदर डिस्ट्रिक्ट में जेडीएस की क्या सिचुएशन रही, किस पे बात हो, आप जवाब देंगे। मगर उससे पहले मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि छोटा सा रूमर जो मेरे हम तक सोर्सों के ज़रिए आया है, या फिर कह लीजिए झूठ है, सच है, जो भी है, क्लियर करना चाहूँगा मैं। आप क्लियर कीजिए। बंडप्पा कासिमपुरे साहब 2023 के आने वाले इलेक्शंस में क्या पार्टी छोड़ रहे हैं? क्योंकि रूमर्स ये आया है कि वहाँ पर चंद्रचूड़ सिंह कांग्रेस का टिकट लेके आएंगे, बंडप्पा कासिमपुरे साहब रहेंगे, दोनों में माइनॉरिटी के वोट डिवाइड हो जाएंगे, बीजेपी वहाँ से जीत सकती है। तो वो चाहते हैं कि बंडप्पा कासिमपुरे साहब कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करूँ, कांग्रेस का टिकट लाऊँ, वहाँ पर ठहरूँ, सिंगल हैंडेडली जीत लूँ। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, आपने शुरू में कहा रूमर, मैं वही कहना चाहूँगा, रूमर। मैंने रूमर नहीं कहा, सच है झूठ है? नहीं, वही बता रहा हूँ, ये रूमर है। बंडप्पा कासिमपुर साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है पार्टी को बिल्डअप करने में, बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका, और आज वो हमारी कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं जी, और डिप्टी फ्लोर लीडर हैं असेंबली में। और पिछले तमाम आप असेंबली सेशन अभी जो चल रहा है, आप एक एक वीडियो क्लिप देखिए, जिस तरह से वो जेडीएस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरह कर रहे हैं, जो पैशन है,
वो आदमी जो पार्टी छोड़ना चाहता हो वो इस पैशन से क्यों बात करेगा? यही पैशन पीजे सिंधिया साहब के पास भी था जी, पर उन्होंने तो पार्टी छोड़ दी। नहीं, पीजीआर सिंधिया साहब का एक मामला अलहदा है, वो उनके क्या रीजंस थे पर्सनल वो पता नहीं है, लेकिन बंडप्पा कासिमपुर साहब के बारे में एक बात पूरे यकीन के साथ की जा सकती है कि अगर उन्हें जाना होता तो जब वो पहली दफ़ा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे जीतते हैं 2004 में, तो उसके बाद कांग्रेस जब भी जा सकते थे, जबकि पहले कांग्रेस में ही थे, जी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस नहीं जाना यानी है। कि ये सारी अफवाहें टोटली गलत। इधर में जेडीएस कितनी स्ट्रांग है? जेडीएस दिखाई ये दे रहा है कि जेडीएस अपने अपने पैर छोड़ रही है ज़मीन से विदर डिस्ट्रिक्ट में, कैसा जी। चाहिए? अब देखिए, अब इस पर मैं क्या बताऊं कि भाई पैर छोड़ रही है या पैर ज़मीन पर बड़ी मजबूती से रख रही है। वक्त थोड़ा सा और गुजरने दीजिए, बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। बीदर में भी कई और पार्टियों के लीडर्स हमारे पास ज्वाइन होंगे, गुलबर्गा में भी काफ़ी बड़े नाम जो है ना हमारी पार्टी से ज्वाइन होने वाले हैं, और सारी लीडरशिप यहाँ की, चाहे वो हमारे इस एरिया के लीडर हों बंडप्पा कासिमपुर साहब, इस एरिया के इन द सेंस स्टेट लेवल लीडर हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी इस एरिया की है वो बहुत सिंसियरली काम कर रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं, यहाँ पे किसी तरह की कोई कमज़ोरी नहीं है। हमारा जो मेंबरशिप कैंपेन कुछ दिन पहले हुआ काफ़ी कामयाब रहा, और रमज़ान के बाद इसमें माइनॉरिटी विंग बहुत एक्टिवली काम करने वाली है। अभी चूँकि रमज़ान में कुछ ही वक्फा बाकी है तो हमने उस प्लान को रोक के रखा है। एक माइनॉरिटीज़ का कन्वेंशन हम करने जा रहे हैं रमज़ान के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल का, और जो बहुत बड़े पैमाने पे होगा। हमारे प्लान्स हैं, हम काम करेंगे, किसी तरह की कोई तसाहुली या काहिली नहीं हो रही है। तो सर अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे रीजन गुलबर्गा रीजन में हाल ही में एक वाक़या पेश आया अलन दरगाह को लेकर, जिस पे बहुत बड़ा कह लीजिए आप दंगा फसाद होने तक की बारी आ गई, सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ गई, लोगों को जेल में डाला गया। आज ही कुछ लोग जेल से बाहर आए, ऐसी खबर आई है। उस पर जेडीएस क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं कि क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, किस तरह की सिचुएशन रही? नहीं, देखिए, अलंत का जो मामला है, अलंत का मामले में जो है ना एक तरफा कार्रवाई हुकूमत ने की है, गवर्नमेंट आप इल्ज़ाम लगा रही है, जेडीएस इल्ज़ाम लगा रही है। रियलिटी है ये रियलिटी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि शाम में जिस दिन जो है ना अपना ये 144 होता है, उस दिन एक पूरा प्रोसेशन निकलता है वहाँ के एमएलए के घर से। यहाँ के बीदर के एमपी उसको लीड करते हैं, भगवंत खुबा साहब उसको लीड करते हैं। 144 का उल्लंघन होता है, ठीक है। अब उसके बाद उनको रास्ते में कहीं बस स्टैंड के सामने रोका जाता है, वो बजीद रहते हैं कि नहीं हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाके पूजा करेंगे वगैरह। अरेस्ट नहीं किया जाता। 144 का उल्लंघन अगर हो रहा है अरेस्ट किया जाता है। आप और मैं अगर 144 का उल्लंघन करते हैं और अगर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अगर जो है ना जाते हैं, अरेस्ट किए जाते हैं, इनको अरेस्ट नहीं किया जाता। अब उसके बाद में शाम में एक प्रेस मीट होती है जिसमें बराबर डीसी एसपी ये कहते हैं कि नहीं हल्का फुल्का एक छोटा सा मामला था, कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन अगले ही दिन सुबह 5 बजे जाके घरों में जो लोग सो रहे हैं, कोई लुंगी पे है उसको उसी तरह से जो है ना उठा लेते हैं, कोई बनियान पे उसी को उसी तरह से, चप्पल पहने हुए बगैर, औरतें, छोटे छोटे मासूम बच्चे, इन तमाम को अरेस्ट कर लिया जाता है। टोटल जितने लोग अरेस्ट होते हैं वो सारे के सारे एक मखसूस कम्युनिटी के होते हैं, ठीक है। ये होता है तो एक तरफा कार्रवाई अगर नहीं है तो क्या है। अफसोस इस बात का है कि भगवंत खुबा ने एक सेंट्रल मिनिस्टर होते हुए जिस तरह कानून की धज्जियाँ उड़ाई और लीड किया उस प्रोसेशन को, तो उसके बाद उन्होंने तो किया, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि भगवंत खुबा के अपोजिट में जिसको हम लोगों ने वोट दिया, दिन रात मेहनत की, खुद मैंने मेहनत की है, जुल्फ़िकार हाशमी साहब ने मेहनत की है, तमाम कम्युनिटी के लोगों ने मेहनत की ईश्वर खंडे को जो जिताने के लिए। अफसोस इस बात का होता है कि उस बंदे ने इस मसले पर आकर मैदान में उतरना चाहिए था उन लोगों की तरफ से जिन लोगों ने इनको वोट दिया था, लेकिन इन्होंने अपने मुंह पर ताला लगा लिया था। इस बात का अफसोस होता है। जबकि अगर वहाँ पर जो है ना भगवंत खुबा ने कुछ किया तो हमारी उम्मीदें थी कि उस वक्त हमने जिसको वोट दिया था वो मैदान में उतरते, वो मैदान में नहीं है। आप कहते हैं कि ईश्वर खंडरे को स्टेटमेंट देना चाहिए था, अपना स्टैंड रखना चाहिए था। स्टैंड भी रखना चाहिए था, बल्कि जो लोग अरेस्ट हुए थे उनका लीगल और मॉरल सपोर्ट उन्हें करना चाहिए था। ये सारे वो लोग थे जिन्होंने इन्हें वोट दिया था, इन्होंने कुछ नहीं किया। अब वो ईश्वर खंडे को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता। ओवरऑल कांग्रेस की पॉलिसी यही रही है, वो सिर्फ ये समझते हैं कि मुसलमान अगर हैं वो कहीं जाएंगे नहीं, वो हमारी जेब में है, हम मुसलमानों की मजबूरी हैं। इसी सोच का उनके जहनों में बैठा हुआ है, लेकिन आवाम इस एक एक चीज़ को समझने लगी है अभी। अफसोस इस बात का होता है अलंत के मामले पे हुकूमत ने तो गलत ही किया, लेकिन यहाँ की अपनी जो लीडरशिप थी कांग्रेस की उन्होंने भी गलत किया वहाँ पर बल्कि ये भी सुनने में आता है कि वहाँ पे कोई BR पाटिल वो खुद भी वहाँ पर गए हुए थे।
वो भी गए हुए थे कांग्रेस के। हाँ, कांग्रेस के। ये एक तरफा कार्रवाई हुई है जो निंदनीय है, गलत है, लेकिन जिम्मेदार कौन? जी, जिम्मेदार कौन? हुकूमत है, एजेंडे से काम कर रही है। जितनी हुकूमत जिम्मेदार है कि कांग्रेस भी उतनी जिम्मेदार है? नहीं, देखिए, हुकूमत के पास एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पावर्स होते हैं, वो कुछ ज़्यादा करती है, लेकिन एज ए अपोजिशन कांग्रेस को भी उसका विरोध करना चाहिए था। लेकिन आप हर चीज़ में देख लीजिए, हिजाब के मामले पे ऑर्डर दे दिया जाता है डीके शिव कुमार की तरफ से कि हिजाब के मसले पे कोई नहीं बोलेगा, और अफसोस इस बात का होता है कि मुसलमानों के नाम पर कोटे में टिकट लेकर आकर मुसलमानों के और दीगर कम्युनिटीज़ की ओर से जीतने वाले मुस्लिम सो कॉल्ड लीडर्स वो भी अपनी ज़ुबान बंद कर लेते हैं डी शिव कुमार के बोलने के बाद में। शिमोगा का मसला होता है, वहाँ पर जितना जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आता। अलंद के मामले पे ये देख लीजिए, हिजाब के मामले पे आप देख रहे हैं, और इवन कश्मीर फाइल्स। अच्छा, अभी एक चीज़ ये होती है कि अभी अपना वो एक धार्मिक किताब को जो है ना सिलेबस में दाखिल करने की बात होती है, तो उसके बाद अफसोस इस बात का होता है कि मुसलमानों का सो कॉल्ड मसीहा, जिसको सारे जो है ना अपने माइनॉरिटीज़ अपना मसीहा समझते हैं, वो स्टेटमेंट देते हैं कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आई वेलकम इट। तो ये दरअसल कांग्रेस की मानसिकता ये हो चुकी है कि हम मुसलमानों की मजबूरी हैं, और हमें अपने तौर पे एक कम्युनिटी को भी और तमाम लोगों को, दीगर जितने अपना इस चीज़ हैं, सबको सोचना चाहिए कि कांग्रेस इनकी हमदर्द ना पहले रही है ना आगे रहेगी। बीदर के बाद आप बात करते हैं बसवा कल्याण जी। लास्ट इलेक्शन जो बाई इलेक्शन हुआ बसवा कल्याण में 11,000 समथिंग कुछ वोट मिले जेडीएस को, जबकि एक्स सीएम उनके सुप्रीम लीडर जेडीएस के 7 या 8 दिन बसवा कल्याण में आकर रुकते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, मगर वोट मिलते हैं 11,000। ठीक है, अगर उसको डिवाइड कर देता हूँ मैं तो 7,500 वोट बसवा कल्याण के हैं, 11,000, 7,500-8,000 वोट यानी सिटी के अर्बन वोट 7,500 हैं, 4,500 वोट देहातों से मिले हैं। जी। अब आने वाला इलेक्शन 2023 का है, बसवा कल्याण में जेडीएस को लेकर जो रूमर्स उड़ रहे हैं, हाल ही में मैंने इसी चैनल पे शब्बीर पाशा का इंटरव्यू लिया था, जो 18 साल तक जेडीएस के प्रेसिडेंट रहे, 45 साल से जेडीएस में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा योगदान है, 45 साल का अरसा बता रहा है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। उनका कहना है कि मुझे साइडलाइन कर दिया गया है, मुझे हटा दिया गया है, मुझे बुलाते नहीं, मुझे पूछते नहीं, मुझे देखते नहीं। तो इस तरह का अगर जेडीएस का हाल रहा बसवा कल्याण में, तो किस तरह जेडीएस जो 11,000 वोट लिए, शायद हो सकता है कि 1 0 बढ़ जाए या फिर 1 0 कम हो जाए 11,000 में से। देखिए, पॉलिटिकल सिचुएशन हमेशा फ्लूइड होती है, इवॉल्व होती रहती है, चेंज होती रहती है। बाई इलेक्शन में अगर 11,400 वोट लिए, उसके कॉजेज़ क्या थे, रीज़न क्या थे? हमारे पास एक कैंडिडेट आया, पार्टी ज्वाइन किए हुए, उसके बाद इलेक्शन तक सिर्फ 28 दिन का टाइम मिला। अब इतने पीरियड में बहुत कम वक्फा होता है, हमने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, लेकिन टाइम कम था। इतने कम टाइम में, हालांकि हम चाहते थे कि जीतें, उसी हिसाब से हमने प्लानिंग की थी, लेकिन अवाम ने उस तरह का फैसला नहीं सुनाया। अब उस वक्त ये हुआ तो ज़रूरी नहीं कि वही सिचुएशन एक स्टेटस को वाली सिचुएशन 2023 तक आएगी, नहीं। हमारे अपने प्लान से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने कुछ इंटरव्यू के बारे में बताया, किसी एक इंडिविजुअल का, देखिए जब तब्दीलियाँ आती हैं कोई भी पार्टी में, कोई एक नया बंदा आता है या फिर इलेक्शन होता है, कुछ लोग अपने आप को थोड़ा सा कुछ लोगों को जो है ना प्रोपेल किया जाता है, कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगों को एहसास होता है कि हमको नेगलेक्ट किया जा रहा है। नेचुरल चीज़ है वो, ऐसा एहसास होना नेचुरल चीज़ है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हमारे शब्बीर पाशा साहब बहुत ही सीनियर लीडर, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है बेचारों का, और शायद 3 या 4 इलेक्शन में MLAs वगैरह भी जो है ना उन्होंने जिताए हैं। जी हाँ, उनकी सदारत में जीते हैं। ही इज़ ए हार्ड वर्किंग पर्सन और बहुत ही लॉयल आदमी है। अगर उस तरह की उनकी कोई फीलिंग होगी तो सीनियर्स हमारी पार्टी के जो हैं और हम लोग सभी बैठकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो वो सॉर्ट आउट कर दी जाएंगी। और एक अच्छी बात, खुशी की बात यह है कि अगर कोई हमारा बंदा ये कहता है कि भाई मुझे साइडलाइन किया जा रहा है या फिर ये किया जा रहा है, वो आज बोल भी रहा है, मतलब हमारी पार्टी में डेमोक्रेटिक सेटअप बहुत स्ट्रांग है, ये इस बात की अलामत है। और कोई इश्यूज़ हैं तो विल सॉर्ट इट आउट, कोई इशू नहीं। इशू सिर्फ शब्बीर पाशा को लेकर नहीं है, आनंद पाटिल को लेकर भी है। आनंद पाटिल उनके सम्मेलन में दिखाई नहीं देते साहब के, जो आपकी जेडीएस कैंडिडेट थे। फिर उनको ये भी इल्ज़ाम है कि पार्टी की ओपनिंग ऑफिस में मुझे नहीं बुलाया गया। यानी कि एक का मसला नहीं है, पुराने लीडर जितने जेडीएस के थे बसवा कल्याण में, वो के सारे टूटते चले जा रहे हैं। पुराने लीडर्स का जो बसवा कल्याण में पुराने कार्यकर्ता, उनका कहना है कि जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं उन्होंने बिल्कुल ही पीछे कर दिया है। जी, नहीं, ये मिसकंसेप्शन है, गलतफहमी है। देखिए, हमारे शब्बीर पाशा साहब जितने सीनियर लीडर हैं, उनको जो है ना एक इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी दी जाएगी। जैसे हमारे जो है ना ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, ठीक है। अब बाकी दीगर लोग भी, जैसे आपने आनंद पाटिल साहब का कहा, आनंद पाटिल साहब से खुद कुछ दिन पहले मेरी बात हुई, तो इस तरह कोई नाराज़गी उन्होंने नहीं जताई है। सुने, वो
कुछ चीज़ें हो सकती हैं, अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की किसी और से की भी जा सकती हैं, लेकिन इतना बड़ा मसला नहीं है कि वो सॉर्ट आउट नहीं होगा या बहुत बड़ा जो है ना एक इशू बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अनकरीब हम लोग बैठने वाले हैं, एक मीटिंग होगी हमारी, विल सॉर्ट आउट एवरीथिंग, किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं 2023 जनरल इलेक्शंस की। जी। बसपा कल्याण में जेडीएस का टिकट साहब को मिला हुआ है, जी। लास्ट बाई इलेक्शन में मिला हुआ जी, था। जी। अब वो कोशिश कर रहे हैं, कोई भी कैंडिडेट होगा तो वो कोशिश करेगा कि जी। दोबारा उसे टिकट मिले। जी आनंद पाटिल भी कोशिश कर रहे हैं कि टिकट उन्हें मिले, जी लोकल कैंडिडेट। एक मुस्लिम माइनॉरिटी की टिकट देख लिया है। जी। क्या आप जेडीएस किसी अदर कास्ट पे नज़र रखी हुई है कि एक माइनॉरिटी को तो हमने देख लिया, अब मराठा, लिंगायत या फिर किसी और को टिकट दिया जाए? क्या लगता है कि बसपा कल्याण में अब क्या कहेंगे, टिकट दोबारा मिलेगा? देखिए, फॉर्चून टेलिंग नहीं की जा सकती है फ्यूचर में क्या होगा। आज यसरब अली कादरी साहब हमारी पार्टी को यहाँ पे लीड कर रहे हैं। यसरब अली कादरी साहब लीड के कर रहे वर्क हैं। से पार्टी सेटिस्फाइड है टिल नाउ? हाँ, ऑब्वियसली सेटिस्फाइड है, उनके काम से सेटिस्फाइड है, टोटली सेटिस्फाइड है। बल्कि हर मीटिंग वो अटेंड करते हैं अपना, वहाँ पे अपना बेंगलुरु आके जब भी मीटिंग होती है बेचारे पूरी टीम के साथ आते हैं, अटेंड करते हैं, सीरियसली वो काम कर रहे हैं। अब ये चीज़ कि भाई यहाँ पर जो है ना अपना आनंद पाटिल भी कोशिश कर रहे हैं, कर सकते हैं, एक डेमोक्रेटिक राइट है उनका। आनंद पाटिल साहब कर सकते हैं, आकाश खंडाले कर सकते हैं, अरशद अली महागा भी कर सकते हैं, या हो सकता है कि मैं खुद अगर हो, अरे भाई मैं भी दावा कर लूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे लोगों के साथ कांटेक्ट है, ये हो सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली हाईकमांड जो डिसाइड करती है वही कैंडिडेट होता है। और हमारी पार्टी का कल्चर है कि सारे लोग टिकट मिलने तक सारे लोग कोशिश करते हैं। एक बार टिकट फाइनलाइज होता है, सारे लोग मिलकर उसके लिए काम करते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, इसी तरह से होगा। कोई किसी तरह का इशू नहीं है। तो ये थे जनाब असदुद्दीन साहब, कर्नाटका जेडीएस में बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने कर्नाटका के बारे में, विद डिस्ट्रिक्ट की जेडीएस सिचुएशन के बारे में और बसपा कल्याण की करंट जो रूमर्स चल रहे हैं, जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, उस पर क्लैरिफाई किया। सर बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आपका कि अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास मीडिया नेटवर्क। अब हम क्या थैंक यू।